यानी आज हम पढ़ेंगे विश्व में प्रमुख फसलें। कुछ मेजर प्रिंसिपल क्रॉप्स नाम से एक चैप्टर है आपका, उसमें कुछ मेजर क्रॉप्स दी गई है, जिसमें से गेहूँ है, चावल है, मक्का है, गन्ना है, कपास है, चाय, जूट, इन सभी के बारे में हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। बेसिक्स क्या है कि हम वर्ल्ड लेवल पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं गेहूँ के बारे में, कि व्हीट या जो गेहूँ है, इस गेहूँ का उत्पादन विश्व में कहाँ पर, किन क्षेत्रों में किया जाता है। गेहूँ के बारे में मैं आपको थोड़ी-सी सामान्य सी जानकारी दे दूँ। गेहूँ एक ऐसा पौधा है, जिसे बोते समय हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर गेहूँ बोने का जो समय है, हम इसे रबी की फसल के रूप में बोते हैं। रबी का अर्थ है, यानी हम सर्दियों के समय इसे बोते हैं और जैसे ही मार्च और अप्रैल का जो समय आता है, उस समय हम काटते हैं। यानी हम दिवाली के समय से या दिवाली के बाद हम इसे बोते हैं और होली का जो समय होता है, उस समय इसे हम काटते हैं। जब भी होलिका दहन होता है, तो उस समय देखिएगा, जब होलिका के दहन के समय हमारे सामने गेहूँ की बालियाँ हमारे सामने होती है। तो ये एक सिस्टम रहता है, इस सिस्टम को भी देखेंगे कि किस प्रकार से सिस्टम है। ये एक ऐसी फसल है जो शीतोष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय यानी इसे बोते समय जो टेम्परेचर या पकते जो समय जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन जब इसे पकना होता है, उस समय इसको थोड़ी-सी धूप चाहिए। क्योंकि धूप नहीं होगी तो जो बालियाँ हैं, गेहूँ के जो दाने वाला जो हिस्सा होता है, जहाँ पर फ्लावरिंग होती है, उसे हम बाली कहते हैं। तो वो बाली वाला हिस्सा है, वो पकेगा नहीं जब तक कि उसे धूप नहीं मिले। इसलिए मार्च-अप्रैल के महीने में धूप मिलती है और इसी धूप के समय वो पकना शुरू हो जाता है। फिर सिंचाई की बात करें, तो गेहूँ में हम देखेंगे सिंचाई की आवश्यकता रहती है। लेकिन ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर बारिश हो जाती है, तो वहाँ पर अभी आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन पकते समय जब गेहूँ पूरा सूख जाता है, उसकी बालियाँ एकदम सुनहरी रंग की हो जाती है, ब्राउन रंग की हो जाती है, उस समय अगर बारिश हो जाए या ओलावृष्टि हो जाए, तो इस गेहूँ की फसल में नुकसान होने की संभावनाएँ अधिक रहती हैं। तो ये कुछ रीज़न्स होते हैं। फिर गेहूँ बोने के लिए क्या चाहिए? तो गेहूँ जैसी फसल है कि उसमें हमें खाद देने की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। तो हम इन चैप्टर्स में या कोई भी फसल को लेंगे, तो फसल के अंतर्गत हम किन-किन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे कि इसका जो गेहूँ का पढ़ेंगे, तो गेहूँ के बारे में सामान्य सा परिचय हो जाएगा। परिचय के बाद का जो टॉपिक रहता है, वो रहता है कि उपयुक्त भौगोलिक दशाएँ किस प्रकार की होती हैं। उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का तात्पर्य हमारा यह है कि गेहूँ को बोने के लिए जलवायु की किस प्रकार की आवश्यकता रहती है। जलवायु के अंतर्गत हम 2 तथ्यों को साथ लेके चलते हैं। एक तो रहता है तापमान और दूसरा रहता है वर्षा। ये जलवायु के जो फैक्टर्स हैं, जो प्रभावित करते हैं किसी फसल को। तो फसल होने के लिए ज़रूरी है कि तापमान और वर्षा की जो मात्रा है, वो किस प्रकार की रहे। तो इसी आधार पर हम बोते समय तापमान देखते हैं, पकते समय तापमान देखते हैं, वर्षा बोते समय कितनी चाहिए, पकते समय किस प्रकार की चाहिए, ये हर फसल में हम पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक रहता है, जो बिंदु रहता है, उस बिंदु के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि मिट्टी किस प्रकार की हो। कई ऐसी जो फसलें होती हैं, उनको क्षारीय मिट्टी की आवश्यकता रहती है, कुछ अम्लीय मिट्टी की आवश्यकता रहती है, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो ये रेतीली भागों में हो जाती हैं, कुछ ऐसी मिट्टी फसलें होती हैं जो काली मिट्टी में ही होती है। तो हर फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता रहती है। इसके बाद हम धरातल की बात करते हैं कि धरातल है वो समतल चाहिए, ऊबड़-खाबड़ चाहिए, ऊँचा-नीचा चाहिए या धोरों के रूप में चाहिए, पठारी भाग चाहिए, ये भी काफ़ी मायने रखता है किसी फसल के लिए। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट रहता है, वो रहता है कि इसके लिए मानवीय श्रम की आवश्यकता किस प्रकार की रहती है, आर्थिक श्रम किस प्रकार का लगता है, पैसे इन्वेस्ट करने की आवश्यकता कितनी रहती है, मज़दूरों की आवश्यकता कितनी रहती है, ये भी किसी फसल के उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों में
अपना स्थान रखता है। मशीनों का प्रयोग करते हैं या फिर पूरा का पूरा जो कार्य है वो हाथों से किया जाता है। जैसे कि हम चाय को पढ़ेंगे तो चाय में मशीनों का प्रयोग कम करके वहाँ पर पत्तों को तोड़ने का काम आज भी हाथों से किया जाता है। फिर चाय को पढ़ेंगे तो चाय में हम देखेंगे कि ये पत्ता तोड़ने का जो कार्य होता है वो पुरुषों के द्वारा कम किया जाता है, महिलाओं के द्वारा ज़्यादा किया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? खाद की आवश्यकता किस प्रकार की होती है? उन बागानों को सीढ़ीदार रूप में क्यों लगाया जाता है? तो ये कुछ विशेषताएँ हमें पढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद जो रहता है वो उसकी किस्मों के बारे में बात करते हैं कि कौन-कौन सी किस्मों की हम फसलें या जो जिस फसल के बारे में हम ज़िक्र कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। और लास्ट हर एक का जो बिंदु रहता है वो रहता है कि हम पूरे विश्व स्तर पर इसका उत्पादन देखते हैं कि विश्व में कौन-कौन से ऐसे देश हैं जो पर्टिकुलर एक जो क्रॉप जो हम पढ़ेंगे, उस क्रॉप के प्रोडक्शन में हर एक का कितना योगदान रहता है उत्पादन में। उत्पादन को भी पढ़ेंगे, तो इस प्रकार से हमारे कुछ 8-10 पॉइंट होंगे, उन 8-10 पॉइंट के अंतर्गत हम हर एक फसल को पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, हम जलवायु को पढ़ेंगे, तापमान और वर्षा की बात करेंगे, मिट्टी की बात करेंगे, हम मानवीय आर्थिक दशाओं की बात करेंगे, हम धरातल की बात करेंगे, उसकी किस्मों के बारे में बात करेंगे, उसके व्यापार के बारे में बात करेंगे, प्रमुख उत्पादक राष्ट्रों के बारे में बात करेंगे। ये कुल मिलाकर आपकी एक फसल हो जाती है। तो ऐसे ही हम गेहूँ को पढ़ेंगे, गेहूँ के बाद दूसरी चावल हो जाएगा, मक्का, गन्ना, कपास, चाय, जूट, इस प्रकार से आपके शुगर केन गन्ना भी है। इसके अलावा मेरे हिसाब से और भी है, जैसे व्हीट का भी है। तो ऐसे-ऐसे जितने भी टॉपिक है उसमें हम अलग-अलग जो क्रॉप्स हैं, उन क्रॉप को अलग-अलग प्रकार से अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं विश्व में प्रमुख फसलें और फसलों में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारा व्हीट, गेहूँ, जिसे हम खाद्यान्न के रूप में सेवन करते हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि जलवायु के आधार पर हम फसलों को कितने भागों में बाँट सकते हैं। हमें पता है कि मनुष्य अपने भोजन के लिए और अपने पेय पदार्थों के लिए, अपने वस्त्रों के लिए, अपने पशुओं को चारे के लिए, अपने विभिन्न उद्योगों के लिए जितना भी जो कच्चा माल होता है, वो इन फसलों के माध्यम से प्राप्त होता है। इन फसलों में कुछ अनाज यानी सीरियल्स टाइप की होती हैं, कुछ खाद्यान्न होते हैं जिसे फूड ग्रेन्स कहते हैं, कुछ पेय पदार्थ होते हैं जिनको बेवरेज कहा जाता है, कुछ रेशेदार फसलें होते हैं जिसे हम फाइबर्स कहते हैं, कुछ मसालेदार होती हैं, कुछ बागाती फसलें होती हैं जिसको प्लांटेशन के रूप में बोते हैं, कुछ मुद्रादायनी फसलें होती हैं जिसे कैश क्रॉप्स के नाम से जानते हैं, जिन्हें बेचकर हम मुद्रा या धन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से अलग-अलग प्रकार की फसलें होती हैं। इन अलग-अलग प्रकार की फसलों को हम जलवायु के आधार पर कितने भागों में बाँट सकते हैं। तो जलवायु के आधार पर अगर हम वर्गीकरण देखें तो सबसे पहला जो है वो है हमारा रबी, रबी की फसल। रबी की फसल का अर्थ क्या होता है या रबी की फसल कब बोई जाती है, कौन-कौन सी फसलें इसके अंतर्गत बोई जाती हैं? तो रबी की फसलों के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं कि रबी के अंदर फसलों को कब बोया जाता है। तो रबी की फसलें वे फसलें होती हैं जो अक्टूबर-नवंबर तक बुआई की जाती है और मार्च-अप्रैल में उन्हें काटा जाता है। यानी हम कह सकते हैं ये ऐसी फसलें हैं जिन्हें हम सर्दियों के समय बोते हैं और गर्मियों के समय काट देते हैं। वो सारी ही फसलें आपके रबी की फसलें कहलाती हैं। इन रबी की फसलों में कौन-कौन सी मुख्य फसलें हैं? तो उसमें गेहूँ है, जौ है, जीरा, धनिया, मेथी और सौंफ। ये क्रॉप्स इस समय उगाई जाती है। यानी अब आने वाला जो समय है जिसमें हम रबी की अभी हम खरीफ की फसल को समेट रहे हैं, अभी के समय। अब जो बोएँगे उसको काट कर जैसे कि हम सरसों बोने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके आपके जो फसलें हैं जिसके अंतर्गत आप गेहूँ, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ ये हमारी खाद्यान्न फसलों के रूप में जिसे हम खाते हैं, उनका हमने ज़िक्र किया। इसके अलावा कुछ ऐसी फसलें भी होती हैं जो हम दालों के रूप में जिसे दलहन कहते हैं, तो दलहन के रूप में उनका हम प्रयोग करते हैं। इनसे दालें बनाई जाती हैं जिसमें चना, मसूर
और मटर। मटर का समय सर्दियों का मौसम, धनिया, धनिये से बने पराठे हम सर्दियों के अंदर खाते हैं। इस प्रकार से गेहूँ और जौ, सौंफ ये सभी इसी समय बोए जाएँगे। इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं कि ये तो हो गई पहली तो खाद्यान्न, फिर हो गए हमारे दलहन, कुछ तिलहन भी होते हैं जिससे हमें तेल प्राप्त होता है। तो तिलहन फसलों के अंतर्गत हमारी जो प्रमुख जो फसलें हैं, उनको अगर हम देखें तो है सरसों। सरसों की बुआई चल रही है, सरसों, राई, अलसी और सूरजमुखी। ये जो फसलें हैं, ये तिलहन के रूप में अभी बोई जाएगी, यानी अक्टूबर-नवंबर तक इसकी बुआई की जाएगी और मार्च-अप्रैल का समय जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं, उस समय ही हम इसकी कटाई करते हैं। खरीफ का त्योहार जैसे ही खरीफ की फसल को जब हम काटते हैं, तो उसको त्योहार के रूप में हम बनाते हैं दीपावली के समय और रबी की जो फसल की जो कटाई होती है, उस समय हम जो त्योहार मनाते हैं, वो है हमारा होली। तो इस प्रकार से अलग-अलग त्योहार मनाने के पीछे ही भी हमारे इन्हीं फसलों की कटाई से जुड़ा होना देखा जाता है। दूसरा जो प्रकार है जलवायु के अनुसार वो है खरीफ की फसल। खरीफ और खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? ठीक इसके बाद मार्च-अप्रैल में आपने रबी की फसल को काट दिया, यानी आपने गेहूँ को काट दिया है। गेहूँ को लेने के बाद जुलाई-अगस्त के माह में आप गेहूँ की जगह पर क्या बोओगे? वहाँ पर आप कपास लगाओगे। कपास की फसल लाओगे, वहाँ पर आप तिल बोओगे, मूँग बोओगे, वहाँ पर आप ग्वार बोओगे। ये जो फसलें बोई जाती है, वो कहलाती है खरीफ की फसलें और इसे काटा जाता है। अभी वर्तमान के समय में कटाई चल रही है खरीफ की फसल की और दीपावली के समय इसकी कटाई पूरी हो जाती है और दीपावली के बाद रबी की फसल बोने का समय आ जाता है। मुख्य रूप से अगर हम अनाजों की बात करें, तो इस समय खरीफ की फसल को इस समय हम चावल बोते हैं, कपास, गन्ना, बाजरा और मक्का। अभी वर्तमान के समय में खेतों में आपको कपास मिलेगा, गन्ना वाले क्षेत्रों में गन्ना देखने को मिलेगा, बाजरी, मक्की, ये सब चीज़ें ज्वार नहीं लिखा मैंने, ज्वार भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपके दाने या खाद्यान्न फसलें के रूप में आपको देखने को मिलेगी। फिर दलहन की बात करते हैं कि इस समय दलहन के रूप में आपको खेतों में मूँग मिलेगा, उड़द, मोठ, चवला और तुअर। ये दालें आपको इस समय खेतों में कटाई की ओर या कटाई होने वाली फसलों के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तिलहन के रूप में देखें तो तिल जिनसे तिलहन यानी जिसमें से तेल निकाला जाता है, तो इस समय आपको खेतों में तिल, सोयाबीन, अरंडी और मूँगफली जैसी फसलें देखने को मिलेगी। तो ये क्लासिफिकेशन है रबी और खरीफ का। तो मुख्य रूप से आपके रबी और खरीफ होता है। इस खरीफ और रबी का यानी वो एक होती है उनाड़ू और एक होती है शियाड़ू। शियाड़ू यानी रबी की फसल, खरीफ यानी उनाड़ू की फसल। इसके बीच का एक ऐसा समय आता है, यानी जो गैप आता है, उस गैप के समय बसंत का मौसम होता है, उस समय भी एक फसल बोई जाती है जिसे कहा जाता है जायद। जायद की फसल यानी मिड टाइम में रबी और खरीफ के मध्यवर्ती समय में जो फसल बोई जाती है, उसे कहा जाता है जायद की फसल। जायद की फसल की जो बुआई होती है, वो मार्च-अप्रैल में उसकी बुआई की जाती है और मई-जून में इसकी कटाई कर दी जाती है। मार्च, अप्रैल, मई और जून ये 4 महीनों के अंदर इस प्रकार की बुआई और कटाई दोनों ही हो जाती है। अर्थात ऐसी फसलें हम बो रहे हैं, जिनका विवर्धन काल या जो वर्धन काल है, वो काफ़ी छोटा है। काफ़ी कम समय में ये पक कर तैयार हो जाती है और उसका उपभोग भी कर लिया जाता है। तो इसमें कौन-कौन सी फसलें आती हैं? तो सब्जी वर्ग की फसलें, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, ये सब चीज़ें इनके मिड टाइम के अंतर्गत बोई जाती है। तो जलवायु के अनुसार हम फसलों को इन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि उपयोग के आधार पर मनुष्य इन वस्तुओं का मैंने कहा है कि कच्चे माल के रूप में इन सभी कृषि फसलों का उपभोग करता है, उपयोग करता है। तो इन उपयोग के आधार पर इन फसलों को हम कितने भागों में बाँट सकते हैं? तो उसका सबसे पहला जो भाग है वो खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें ये ऐसी फसलें हैं जो धान्य फसलों के रूप में जानी जाती हैं। यानी
कृषि द्वारा उत्पन्न पुष्पी पौधों के बीज जिनका उपयोग मनुष्य अपने तथा पशुओं के भोजन के लिए करता है। यानी ऐसे पौधे जिनके पुष्प लगते हैं, पुष्पों से जो बीज निकलते हैं और इन बीजों का प्रयोग मनुष्य के द्वारा किया जाता है, इन्हें हम ग्रेन्स कहते हैं, ग्रेन क्रॉप्स। इसे अनाज कहते हैं, अनाज का अर्थ होता है ग्रेन, या इसे धान्य कहते हैं, जिसे सीरियल कहा जाता है। और चूंकि हम इनका प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, इसलिए इसे फूड ग्रेन्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुख्य जो फसलें हैं वो है गेहूं, धान यानी जिसे चावल कहा जाता है, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, मटर इत्यादि इसके नाम हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे दाने होते हैं जो काफी कठोर होते हैं, जिसे मोटे अनाज के रूप में या मिलेट्स के रूप में पहचानते हैं, जिसमें जौ, बाजरा, मक्का, चना, मटर, ये जो मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं, इन्हें मिलेट्स कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ ऐसे अनाज होते हैं जिनका हम प्रयोग तिलहन के रूप में, ऑयल सीड के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे सरसों, अलसी, मूंगफली, सूरजमुखी। ये जो है उन्हें हम ऑयल सीड या तिलहन के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनको हम पल्स यानी दाल के रूप में प्रयोग करते हैं या दलहन कहते हैं, उनके अंदर हम शामिल करेंगे हो गई मूंग, उड़द, अरहर, मटर, चना, मसूर। तो ये जो चीजें हैं, इनको हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया खाद्यान्न। खाद्यान्न फसलों के अलावा उपयोग के आधार पर दूसरे प्रकार की हैं बागानी फसलें, जो केवल और केवल बगीचों में लगाई जाती हैं। चाय के बागान, कहवा यानी कॉफी के बागान, तंबाकू या टोबैको के बागान, ये आपकी बागानी फसलें होती हैं। ये व्यापारिक फसलें होती हैं या मुद्रादायनी फसलें होती हैं, जिनका प्रयोग मुद्रा, कैश कमाने के लिए भी किया जाता है। इसी प्रकार से नकदी फसलें जो हमें बहुत ज्यादा मुनाफा देती हैं, गन्ना, तिलहन, सोयाबीन, राई, सरसों, इन सबको हम नकदी फसलों के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। कुछ फसलें रेशे प्रदान करती हैं, फाइबर फाइबर क्रॉप्स के नाम से जानी जाती है, जिसमें कपास कपास का प्रयोग सूती वस्त्र बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार से जो जूट होता है, उसका प्रयोग हम जूट के बैग बनाने के करते हैं, जिससे हम विभिन्न रस्सियों को बनाते हैं, सजावटी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो ये रेशेदार फसलें भी हमें प्राप्त होती हैं। अभी हम पढ़ेंगे जो हमारी पहली जो क्रॉप्स है वो है गेहूं, व्हीट। गेहूं का जो उत्पादन है, मैंने कहा था कि गेहूं के लिए हम अलग अलग बिंदुओं के तहत इसको हम बात करेंगे। गेहूं की अगर हम फसल की बात करें, तो गेहूं जो है विश्व के, अगर पूर्व प्रमुख खाद्यान्नों की बात करें, तो प्रमुख जो खाद्यान्न है वो गेहूं और चावल। अगर हम गहन कृषि को देखें, तो गहन कृषि के अंतर्गत हम ये, या जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत देखें, तो दो प्रकार की फसलें ही विश्व स्तर पर ज्यादा उगाई जाती हैं, जिनका हम खाद्यान्न के रूप में सेवन करते हैं। एक तो होता है चावल प्रधान और एक होता है गेहूं प्रधान। चावल प्रधान उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर बारिश अच्छी होती है या जनसंख्या का जमावड़ा बहुत अधिक होता है। और गेहूं प्रधान जो कृषि की जाती है वो उन क्षेत्रों में की जाती है, उन भी क्षेत्र जहां पर शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, बड़े बड़े खेत पाए जाते हैं। मशीनों के माध्यम से बड़े बड़े खेतों में 5,000 बीघा, 6,000 बीघा के अंदर एक ही फसल का विशिष्टीकरण आपको देखने को मिलेगा। तो वर्तमान समय में अगर देखें, तो विश्व में गेहूं का जो उत्पादन है वो चावल से बहुत अधिक होता है। अब गेहूं का हम प्रयोग क्या किस प्रकार से करते हैं कि इससे हम आटे बनाते हैं, आटे के अलावा इससे हम बिस्किट बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। तो संसार पर जितना भी जो विस्तृत भाग फैला हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा भूभाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। इस गेहूं की कृषि की बात करें, तो जो प्रमुख जो क्षेत्र है, जो शीतोष्ण प्रकार का, यानी न तो ज्यादा गर्मी है न ही ज्यादा गर्मी है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, यानी हम बात कर रहे हैं कर्क और मकर रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगाकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे आर्कटिक सर्कल कहा जाता है, के मध्य का क्षेत्र, जहां पर आपका यूरोप आता है,
यूरोप और एशिया के कुछ भाग आते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्रों के अंतर्गत आपके उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत यूएसए और कनाडा के क्षेत्र आते हैं। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो मकर रेखा, जिसे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, से लगाकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं, उसके बीच का जो क्षेत्र है वहां पर, इसके अंतर्गत आपका अर्जेंटीना आ जाएगा। इसके अलावा आपके अफ्रीका का कुछ भाग इसके अंदर आएगा, लेकिन इसके अंदर वहां पर इस प्रकार की फसल नहीं उगाई जाती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में वैसे ही आपके जो भूभाग है वो बहुत कम है, तो वहां पर इतना गेहूं का उत्पादन नहीं होता है। इसके अलावा उपोष्ण कटिबंधीय जो भाग है वहां पर इसकी खेती सफलतापूर्वक की जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, जहां पर विश्व की जनसंख्या का 60% निवास रहता है वहां पर, और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है वहां पर इसकी कृषि की जाती है। इसके अलावा कुछ पर्वतीय उच्च क्षेत्रों में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। 1 बाय 1 करके अलग अलग पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौगोलिक दशाओं की। भौगोलिक दशाओं की क्या आवश्यकता रहती है? तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय रबी की फसल है। रबी की फसल मैंने कहा था कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। काटी कब जाती है? मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और शीतोष्ण, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, इस प्रकार की क्लाइमेट में इसे बोया जाता है। इसे बोते समय जो तापमान चाहिए बहुत कम चाहिए। हम अक्टूबर नवंबर की बात कर रहे हैं तो तापमान वैसे ही कम होता है, तो बोते समय इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है पौधा उस समय तापमान भी बढ़ना चाहिए। जैसे ही जनवरी आता है उस समय तापमान बढ़ने लगता है, और जब काटते समय है तो तापमान 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाना चाहिए। तो मार्च और अप्रैल में गर्मियां शुरू हो जाती है, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में गेहूं की बाली है उसमें गेहूं का जो दाना है वो पक जाता है, और पकने के बाद वो काटने के लिए तैयार हो जाता है। पूरी की पूरी जो ग्रीन रंग की, हरे रंग की जो गेहूं की फसल है वो बदल जाती है पूरे भूरे रंग में, ब्राउनिश कलर में। उस समय इसे काटा जाता है। बारिश की बात करें तो बारिश इस फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर काफी है। कम बारिश में हो जाती है, लेकिन इससे भी अगर कम बारिश हो, 50 से कम यानी अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात कर लेते हैं हम, तो इन क्षेत्रों में उसे सिंचाई की आवश्यकता रहती है। यानी बिना वर्षा के भी हम सिंचाई के माध्यम से इस फसल को पा सकते हैं। लेकिन सर्दियों के समय होने वाली जो बारिश है जिसे हम कहते हैं मावठ, मावठ जो है वो इसके लिए लाभदायक होती है। जो पश्चिमी विक्षोभों के माध्यम से भूमध्य सागरीय जो चक्रवात होते हैं वो भारत में सर्दियों के समय बारिश लाते हैं। उस समय जो बारिश होती है वो उसके लिए लाभदायक रहती है। मिट्टी की बात करें तो हल्की दोमट और धरातल एकदम बिल्कुल समतल चाहिए, ताकि इन्हें काटने में आसानी हो, क्योंकि इनको काटने के लिए बड़े बड़े हार्वेस्टर मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जरूरी है कि इन्हें काटने के लिए आसानी रहे, इसलिए धरातल समतल रहे। बात करें बारिश की तो बारिश पकते समय हो, जिस प्रकार से आप चित्र देख रहे हैं कि इस समय बालियां पूरी ब्राउन हो रखी है, सूख गई है। इस समय अगर बारिश हो जाए तो गेहूं का जो रंग है वो काला हो जाता है। इसलिए पकते समय बारिश की आवश्यकता नहीं रहती। मिट्टी दोमट, हल्की दोमट के लिए कहा है। इसके अलावा जलोढ़ जो मृति है, मृदा है, चीका प्रदान क्ले जो होती है, क्ले मिट्टी या जलोढ़, जिसे फ्लूवल्स एलुवियल सॉइल्स के नाम से जानते हैं, तो वो जो सॉइल्स है वो इसके लिए बढ़िया रहती है। और इस प्रकार की जो मिट्टी है वो आपके प्रेरी और स्टेपी, प्रेरी जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपके उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत, और स्टेपी जो घास के मैदान है वो यूरोप के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो वहां पर एक विशेष प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है जिसे काली और भूरी रंग की मिट्टी कहा जाता है, चर्नोजम। ये चर्नोजम नाम की जो मिट्टी है वहां पर, चर्नोजम मिट्टी है, मुख्य जो क्षेत्र है यूक्रेन, यूक्रेन का नाम सुना होगा आपने। यूक्रेन के अंतर्गत इस प्रकार के क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो काले और भूले रंग की होती है, जिसमें जीवांश और नाइट्रोजन की अधिकता होती है। वो गेहूं के लिए काफी
लाभदायक होती है और वहां पर गेहूं अच्छी तरीके से ग्रोथ कर जाता है। तो ये मिली-जुली सी आपके भौगोलिक दशाएँ हैं। फिर हम महत्व की बात करते हैं। महत्व से पहले कुछ और पॉइंट्स के बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि समतल खेत तो है चाहिए, ढाल युक्त भूमि क्योंकि पानी ज़्यादा टिका हुआ इसके लिए लाभदायक नहीं रहता है। श्रम की बात करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर जहाँ पर जीवन निर्वाह के रूप में किया जाता है, इस खेती का उत्पादन या इस खेती को किया जाता है, तो वो तो परंपरागत साधनों का प्रयोग करता है, लेकिन जहाँ पर व्यापारिक तौर पर इसका जो प्रयोग किया जाता है, वो बड़े-बड़े ऐसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कार्बाइन का प्रयोग करके गेहूँ का कटाई का कार्य करता है। यहाँ पर ज़्यादातर गेहूँ उगाने के लिए खादों की और उर्वरकों की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। तो गेहूँ की फसल की क्या विशेषता है कि ये जब उगाते हैं तो उगाते समय ये मिट्टी से नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा खींचती है। नाइट्रोजन यानी नत्रजन जिसे हिंदी में कहा जाता है या फिर हम कह सकते हैं कि इसे नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक रहती है। इसके लिए इसकी पूर्ति के लिए हम इसके अंदर यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो यूरिया का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है। अगर नाइट्रोजन के रूप में अगर आप इसे यूरिया नहीं दे पाते हैं, तो आप जैविक खाद के रूप में जो गोबर या हरी खाद जो होते हैं, उसके माध्यम से भी इसको नाइट्रोजन उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन की जो पूर्ति की जाती है, वो की जाती है जो फलीदार जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में एक राइजोबियम नाम का एक जीव रहता है, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो वो इस प्रकार की फसलों को बोकर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लिया जाता है। मानवीय श्रमों की बात करें तो बोने के लिए तो ट्रैक्टर्स का प्रयोग किया जाता है, काटने के लिए इसको श्रम की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा उत्तम बीज चाहिए, उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए और अच्छी जितनी ज़्यादा अच्छी तकनीक होगी उतना ही ज़्यादा आपका उत्पादन होगा। तो ये कुछ विशेषताएँ इस फसल के अंतर्गत देखी जाती है। महज की बात करें तो गेहूँ का जो नाम है बॉटनिकल जो नेम है उसको कहा जाता है ट्रिटिकम प्रजाति, ट्रिटिकम गेहूँ को जो बॉटनिकल जो नाम है वो ट्रिटिकम है। ये विश्वव्यापी पूरे विश्व में इसकी माँग है, चाहे ब्रेड, बटर, आटा ब्रेड और बटर सॉरी बिस्किट की बात कर रहे हैं। बिस्किट सभी गेहूँ से निर्मित होते हैं। हम चपाती के रूप में, रोटी के रूप में इसका सेवन करते हैं। ये फसल कई वातावरण में उगाई जा सकती है, यानी संभावनाएँ हैं, केवल शीतोष्ण की नहीं है, दूसरी प्रकार की जो क्लाइमेट है इसमें भी इसे उगाया जा सकता है। विश्व की जनसंख्या का एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है चावल, गेहूँ और इसके बाद की जो संख्या है, अगर बात करें तो वो मांसाहारियों की संख्या पाई जाती है। विश्व में कुल जितने भाई कृषि की जाती है, उसके लगभग 6 छठे भाग पर, यानी टोटल भूमि का अगर 6 टुकड़े कर लिए जाए, तो उसमें से एक जो टुकड़ा है, गेहूँ पर निर्भर रहता है या गेहूँ की कृषि वहाँ पर की जाती है। गेहूँ एक ऐसा अनाज है, जो विश्व के सभी प्रायद्वीपों या महाद्वीपों यहाँ महाद्वीप पढ़ लीजिएगा, विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों में से उगाया जाता है। जैसे-जैसे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, उस बढ़ती जनसंख्या का 20% जो आहार है और उसको जो कैलोरी की आवश्यकता रहती है, उसकी पूर्ति गेहूँ के माध्यम से होती है। यानी बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न या रोटी की आपूर्ति करने वाला अनाज जो है, गेहूँ है और बिना गेहूँ के हम समझ सकते हैं, हमारा एक दिन भी मुश्किल होता है। हम बाजरे की रोटी कितने दिन खा सकते हैं? इतने हम हैबिचुअल हो चुके हैं। हम ब्रेड के और बिस्किट के बगैर मुश्किल से रह पाते हैं। वही गेहूँ हमारे लिए कितना लाभदायक है। उत्पादन की बात करें तो सबसे बड़ा जो उत्पादक गेहूँ का है, चीन है। चीन के बाद भारत दूसरा विशालतम गेहूँ उत्पादन है। चीन हर क्रॉप्स में देखेंगे, प्रोडक्ट्स में पहले नंबर पर ही मिलेगा आपको। गेहूँ जितने भी जो खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। इसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है। गेहूँ में कहा जाता है कि 11 से 12% तक प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। हमारी जितनी भी जो विटामिन्स, प्रोटीन, न्यूट्रॉन्स की हमें जो आवश्यकता रहती है, उसकी पूर्ति इसके माध्यम से हो जाती है। गेहूँ विश्व में 2 मौसम में यानी सर्दियों में भी उगाया जाता है और बसंतकालीन
जो समय रहता है उसमें भी उगाया जाता है। तो 2 अलग-अलग सीजन में उगाया जाता है। सर्दियों में जो गेहूँ उगाया जाता है वो ठंडे जितने भी देश है यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य संघ, रूस का जो सोवियत संघ का जो हिस्सा है उसमें उगाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें बसंतकालीन गेहूँ तो एशिया में और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी ये गेहूँ बसंत काल में उगाया जाता है। बसंतकालीन गेहूँ की बात करें तो 120 दिन से 130 दिनों में यानी 4 महीनों के अंदर ये पक जाता है। लेकिन अगर शीतकालीन गेहूँ की बात करें जो सर्दियों में उगाया जाता है, उसे कम से कम 5 से 8 महीने लग जाते हैं। बसंतकालीन गेहूँ जल्दी पकता है, यही कारण है कि जो शीतकालीन बसंतकालीन कालीन जो गेहूँ है वो एशिया और कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके क्लाइमेट थोड़ी-सी इस प्रकार से फेवरेबल रहती है। फेवरेबल रहने के कारण इस प्रकार से यहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार से शीतकालीन गेहूँ की उत्पादकता वसंतकालीन गेहूँ की तुलना में अधिक होती है। किस्म की बात करें तो गेहूँ की फसल के बीज वाले भाग को बाली या धंगी कहते हैं। गुणवत्ता को ध्यान में रखकर गेहूँ को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक मुलायम और दूसरा है कठोर। ट्रिटिकम एस्टिवम रोटी गेहूँ मुलायम होता है जो हम खाते हैं। ट्रिटिकम ड्यूरम एक कठोर गेहूँ होता है। भारत में ट्रिटिकम की 3 प्रजातियाँ जैसे एस्टिवम, ड्यूरम तथा डाइकोटम की खेती की जाती है। एस्टिवम की खेती भारत में सभी जगह की जाती है जबकि ड्यूरम की खेती केवल पंजाब में की जाती है और डाइकोम की खेती केवल और केवल कर्नाटक के अंतर्गत की जाती है। तो ये अलग-अलग प्रकार की यहाँ पर उगाई जाती है। विश्व का उत्पादन देखें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन है आपका चीन का। मीटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद लिंक ग्रुप में पड़ा है, वहाँ से आप अटेंडेंस भर दीजिएगा। तो ये उत्पादन रहता है सबसे ज़्यादा अलग-अलग वर्षों में आप देखें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन है चीन का, फिर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी, तुर्की, यूक्रेन, ईरान, कजाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना। ये टॉप 15 आपके गेहूँ उत्पादक राज्य हैं, जो 2009, 10, 11, 12 से लगातार अपने आप को बनाए रखे हैं।